Assalamu alaikum students. Today we discuss about the properties of alkanes. प्रीवियस टॉपिक में जी हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स देखे थे, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स हमने स्टार्ट किया हुआ है जी। चलें जी, सबसे पहली प्रॉपर्टी देख लेते हैं जो कि क्या है जी, फिजिकल स्टेट्स। फिजिकल स्टेट बेसिकली क्या होता है? फिजिकल स्टेट होता है कि जो यानी कि कोई भी कंपाउंड है वो अपनी किस हालत में पाया जाता है, ठीक है। क्या वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, क्या वो सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, क्या वो गैस फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। नेचुरली किस फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है, बेसिकली उस स्टेट की, उस हालत की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कार्बन 1 और कार्बन 4 के जो कंपाउंड्स हैं वो ऑर्डरलेस, कलरलेस और साथ में क्या होती हैं जी, गैसेस, ठीक है। ये मैं बात कर रही हूँ सिर्फ कार्बन 1 टू कार्बन 4। कार्बन 1 मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। ये जो हमारे पास चारों अल्केन्स हैं, ये सारी की सारी क्या हैं जी, गैसेस हैं और इनका कोई कलर नहीं होता। अलॉन्ग विद ये ऑर्डरलेस होती हैं। ऑर्डरलेस मीन्स के कोई इनकी स्मेल नहीं होती। नेक्स्ट अगर हम बात करें C5 से C17 तक, ठीक है, पेंटेन से ऑनवर्ड 17 तक, तो वो भी हमारे पास ऑर्डरलेस भी होते हैं, कलरलेस भी होते हैं, लेकिन क्या होते हैं जी, लिक्विड्स होते हैं, ठीक हो गया। लेकिन अगर हम बात करें C18 या ऑनवर्ड्स या उससे आगे वाले जो अल्केन्स हैं उनकी बात करें तो वो भी हमारे पास ऑर्डरलेस होंगे, कलरलेस होंगे और साथ में क्या होंगे जी, सॉलिड्स होंगे, ठीक है। इससे हमें ये पता चला कि अल्केन्स जो हैं कलरलेस और ऑर्डरलेस तो होती ही हैं, ठीक है, लेकिन जो डिफरेंस आता है वो देखें तो फिजिकल स्टेट में आता है। C1 से C4 गैसेस, C5 से 17 लिक्विड्स एंड C18 टू ऑनवर्ड्स जो हैं वो सॉलिड्स होती हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम जो है अपनी प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन देख लेते हैं, वो क्या है जी, सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी क्या है? सॉलिबिलिटी मींस के किसी भी चीज़ में डिज़ोल्व होने की जो खासियत है उसको हम कहते हैं इसकी सॉलिबिलिटी। अगर हम अल्कीन की सॉलिबिलिटी की बात करें तो आपको पता है सॉलिबिलिटी के लिए हमेशा एक जनरल रूल होता है या जो जनरल प्रिंसिपल है वो क्या है, लाइक डिज़ोल्व लाइक। पोलर चीज़ पोलर में सॉल्युबल होगी, नॉन पोलर जो है नॉन पोलर में सॉल्युबल होगी, और इसी तरह ऑर्गेनिक में डिज़ोल्व करेगा या सॉल्युबल होगा, और इसी तरह इनऑर्गेनिक में सॉल्युबल होगा या डिज़ोल्व होगा, ठीक है। तो चूँकि हम सबसे पहले देख लेते हैं कि अल्केन्स हमारे पास इटसेल्फ क्या है, उनकी नेचर क्या है। अल्केन जी नॉन पोलर होते हैं, ठीक है। तो जब वो नॉन पोलर हैं तो ऑब्वियसली वो किस में जी सॉल्युबल होंगे, नॉन पोलर कंपाउंड्स में ही। तो नॉन पोलर कंपाउंड्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन एंड ईथर्स। इन्हीं में ये इस तरह के जितने भी नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं उन सब में जी अल्केन्स डिज़ोल्व होंगी या सॉल्युबल होंगी, ठीक है। और एक और बात जो है, आप मैट्रिक लेवल तक ये पढ़ के आते हो कि अगर हमने देखना हो, हम वाटर से कंपेयर करते थे, जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाए वो पोलर, जो वाटर में डिज़ोल्व ना हो वो नॉन पोलर, ठीक है। लेकिन इसीलिए मैंने यहाँ पे वाटर की भी बात की हुई है कि ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। इनसॉल्युबल इन वाटर क्यों? बिकॉज वाटर इज पोलर कंपाउंड, ठीक है। तो जब वाटर जो है हमारे पास पोलर है, अल्केन्स हमारे पास नॉन पोलर्स हैं, तो इट मीन्स कि ये इनसॉल्युबल होंगे जी किसमें, वाटर के अंदर। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है जी सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मैस। जैसे जैसे कार्बन चेन जो है वो इंक्रीज होती है, या यू कैन से दैट नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन से क्या मुराद है, यानी कि फॉर एग्जांपल ये जो चेन है ये इंक्रीज करती जाएगी, तो इससे क्या होगा, ऑब्वियसली इससे मॉलिक्यूलर मैस इंक्रीज होगा। तो जब मॉलिक्यूलर मैस इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। अब पॉइंट आ जाता है कि ये सॉल्युबिलिटी डिक्रीज क्यों करती है। उसकी रीज़न ये है कि वैसे तो अल्केन्स जो हैं वो नॉन पोलर होती हैं, लेकिन जब ये चेन की फॉर्म में नंबर ऑफ कार्बन्स जो हैं आपस में अटैच्ड होते हैं तो इनकी पोलैरिटी जो है वो थोड़ी करके जो है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो है सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि इसमें चूंकि पोलैरिटी थोड़ी बहुत आ जाती है, जिसकी वजह से अब ये नॉन पोलर में सॉल्युबल नहीं होगा। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी है जी डेंसिटीज़।
डेंसिटीज़ में जी हम देख लेते हैं डेंसिटी होती क्या है, इटसेल्फ किसी भी चीज़ का भारीपन जो है बेसिकली हल्कापन या उसको हम देखने के लिए हम बेसिकली उसकी डेंसिटी को देखते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे जो है कार्बन चेन इंक्रीज करती जाएगी ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर मैस भी इंक्रीज होता जाएगा। तो जब मॉलिक्यूलर मैस इंक्रीज होगा तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, हमारी डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने ये एक ऑर्डर लिखा है कि मॉलिक्यूलर मैस और डेंसिटी का जी डायरेक्ट रिलेशन है। अगर मॉलिक्यूलर मैस इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी इंक्रीज करेगी, और अगर मॉलिक्यूलर मैस कम होगा मतलब जो है कम चेन होगी या नंबर ऑफ कार्बन्स कम होंगे तो उसी तरह जो है उसकी डेंसिटी भी कम होगी। एग्जाम्पल में जी हमारे पास CH4 मीथेन, मीथेन की अगर हम डेंसिटी देखें तो वो है जी 0.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और अगर जो है हम C30 जिसमें कार्बन 30 हो H62 ऐसा कंपाउंड देखें, इसकी डेंसिटी तो वो है जी 0.81 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इस डाटा से भी हमें पता चल रहा है कि जैसे जैसे कार्बन नंबर बढ़ता जा रहा है डेंसिटी भी बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट है जी फोर्थ प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम। जैसे जैसे कार्बन एटम की जो चेन है या लेंथ बढ़ती जाती है या नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होते जाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करता है। उसकी रीज़न क्या है, बिकॉज सरफेस एरिया इंक्रीज सो लंदन फोर्स इंक्रीजेज, एज अ रिजल्ट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज। अगर आपको चैप्टर नंबर 4 जो है फर्स्ट ईयर का याद हो तो उसमें भी बॉइलिंग पॉइंट जो है हमने बॉइलिंग पॉइंट की डिस्कशन की थी और लंदन फोर्सेस को भी बेसिकली देखा गया था। तो उसमें बेसिकली दो रीजंस देखी थी कि लंदन फोर्सेस जो हैं वो कब इंक्रीज करती हैं। पहली बात कि लंदन फोर्सेस किन में पाई जाती हैं, लंदन फोर्सेस पाई जाती हैं जी नॉन पोलर कंपाउंड्स के अंदर, ठीक है। तो चूंकि अल्केन्स नॉन पोलर हैं। सेकेंडली जो है हमने देखा था कि लंदन फोर्स दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक साइज पे और दूसरा चेन ऑफ कार्बन एटम्स पे, ठीक है, अल्केन्स के। अब चूंकि इसमें ये अल्केन्स हैं और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियसली सरफेस एरिया इंक्रीज होगा जिसकी वजह से लंदन फोर्स जो है वो इंक्रीज होगी। तो लंदन फोर्स इंक्रीज होगी या इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इंक्रीज होगी है जिसकी वजह से उसको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है जो इंक्रीजेज 20 to 30 डिग्री फॉर एडिशन ऑफ ईच CH2 ग्रुप। आपको पता है कि होमोलोगस सीरीज में होता क्या है, अगर मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन ये एक हमारे पास होमोलोगस सीरीज है तो इसमें अगर हम देखें तो मीथेन से इथेन में जाने के लिए जो है वो CH2 ग्रुप की एडिशन होती है। ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके हैं। तो जैसे CH2 ग्रुप जो है एक अल्केन के कंपाउंड से दूसरे अल्केन के कंपाउंड में जो है वो ऐड होता जाएगा तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, जो इंक्रीज आएगा बॉइलिंग पॉइंट में वो 20 to 30 डिग्री सेल्सियस होगा। अगर हम बात करें C1 to C10 तक या मीथेन टू डिकेन तक तो जो इंक्रीज होता है बॉइलिंग पॉइंट में वो 30 डिग्री होगा, ठीक है, या 30 डिग्री तक जो है वो देखा गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें C11 टू C20 तो जो चेंज है बॉइलिंग पॉइंट में ये इंक्रीज है वो है जी 20 डिग्री सेल्सियस। तो ओवरऑल हमने क्या लिख दिया कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस 20 to 30 फॉर एडिशन ऑफ ईच CH2 ग्रुप, यानी कि जैसे CH2 ग्रुप ऐड होता जाएगा या नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज का कंपाउंड आता जाएगा तो उसमें जो इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट है वो भी ज़्यादा होता जाएगा। नेक्स्ट है जी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ब्रांच चेन लोअर देन नॉर्मल चेन। ये जो स्ट्रेट चेन हमारे पास अल्केन्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ब्रांच चेन के। रीज़न क्या है, वैसे देखा जाए तो ऐसे लगता है कि ब्रांच का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और जो स्ट्रेट चेन है उनका कम होगा, लेकिन जो ब्रांचिंग होती है ना, ब्रांचिंग में होता क्या है, आप उससे ये देखें ब्रांचिंग होगी तो दरमियान में जो है ना स्पेसिस ज़्यादा हो जाती हैं। तो जब स्पेसिस ज़्यादा होती हैं तो बॉन्ड जो है वो ज़रा वीक हो जाता है और उसको तोड़ना आसान होता है। लेकिन जो हमारे पास स्ट्रेट चेन जो अल्केन्स हैं उनके केस में अगर देखें तो वो एक प्रॉपर चेन में होते हैं, ठीक है, वो कंबाइन होते हैं, जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से उनको उसको ब्रेक करना जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है और वो ज़्यादा टेम्परेचर लेते हैं। इसीलिए जो नॉर्मल चेन या स्ट्रेट चेन अल्केन्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू ब्रांच
5 के एग्जाम्पल दी हुई है आपकी बुक के ऊपर। एन ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट है जी 0.5 डिग्री सेल्सियस और आइसोब्यूटेन का है जी -11.7 डिग्री सेल्सियस। इससे भी पता चल रहा है कि जो हमारे पास एन ब्यूटेन है इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है क्योंकि ये हमारे पास स्ट्रेट चेन है, और आइसोब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट कम है। बेशक ये 11 है, लेकिन आपको पता है कि माइनस में जितनी भी बड़ी वैल्यू होगी वो उतनी छोटी होगी। प्रॉपर्टी है जी मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर मैस। मॉलिक्यूलर मैस जैसे इंक्रीज करता जाएगा, वो कब इंक्रीज करेगा, जब हमारे पास जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स चेन के अंदर इंक्रीज करेंगे, तो जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ था मॉलिक्यूलर मैस के इंक्रीज करने से, या कार्बन चेन जो है, ये नंबर ऑफ कार्बन एटम चेन के अंदर इंक्रीज होने से सेम ट्रेंड फॉलो होगा जी मेल्टिंग पॉइंट के लिए। लेकिन ये जो इंक्रीज होगा वो इतना रेगुलर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है जी रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स। रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स में जी सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अल्केन्स आर पैराफिन्स। पैराफिन्स का क्या मतलब है? अल्केन्स को हम पैराफिन्स कहते हैं। क्यों पैराफिन कहते हैं? क्योंकि ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया है पैरम। पैरम का मतलब होता है लिटिल, एफेंस का मतलब होता है अफिनिटी। ठीक है, इसकी रीज़न ये है कि जो हमारे पास जो अल्केन्स हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, लेस जो हैव लेस टेंडेंसी टू रिएक्ट। ठीक है, इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं जी पैराफिन्स। नेक्स्ट है जी ये इनर्ट होते हैं अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। अगर हम नॉर्मल कंडीशन में देखें, ठीक है, तो ये इनर्ट होते हैं। इनर्ट का मतलब होता है कि जो रिएक्शन नहीं देते। ठीक है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो अल्केन्स हैं वो सैचुरेटेड होते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, उनमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, उनमें उनकी वैलेंसीज जो हैं सेटिस्फाइड होती हैं, इसलिए उसको ज़रूरत नहीं होती कि वो फर्दर जो है वो बॉन्ड बना सके। ये इसी वजह से हम कहते हैं कि ये अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस में क्या होते हैं जी इनर्ट होते हैं। लेकिन अगर हम जो है इनको कंडीशंस सूटेबल प्रोवाइड करें या इनकी कंडीशंस चेंज कर दें, तो ये हमें दो तरह के रिएक्शन देते हैं, गिव्स टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन। एक है जी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा है थर्मल एंड कैटालिटिक रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इसको फर्दर आने वाले रिएक्शंस में हम पूरी डिटेल से भी देखेंगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कौन से होते हैं? जिसको हम रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं, जिसमें एक एटम को हटा के उसकी जगह पे दूसरा एटम लगा दिया जाता है, इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, और दूसरा है जी थर्मल एंड कैटालिटिक रिएक्शन। थर्मल मीन्स यानी कि थर्म मीन हीट, यानी कि हीट देने से भी, या हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करने से, या कोई कैटालिस्ट देने से, या कैटालिस्ट प्रोवाइड करने से, देखें सिर्फ कंडीशन चेंज की हैं तो जिसकी वजह से ये दो रिएक्शंस दे सकते हैं। अदरवाइज ये रिएक्शन नॉर्मल कंडीशंस में नहीं देते। अगर कोई हम इसको बहुत किसी अल्केन को या कंपाउंड को हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं रिएक्शन के दौरान, तो ये बेसिकली क्या करते हैं जी, ये हमारे पास जी फ्री रेडिकल्स, रिएक्टिव फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करते हैं। इसका भी जो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हम देखेंगे नेक्स्ट रिएक्शंस के अंदर, हैलोजिनेशन के अंदर। ठीक है, और नेक्स्ट है जी हमारे पास जो थर्मल और कैटालिटिक का, अगर हम कैटालिटिक रिएक्शंस जो हैं उसका वो भी हम जो है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन के अंदर देखेंगे कि कैटालिस्ट की मौजूदगी में जो है ये फर्दर कैसे रिएक्शन देता है। ठीक है, नेक्स्ट एक शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है जी वाई अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव। कि अल्केन्स जो हैं वो लीस्ट रिएक्टिव या लेस रिएक्टिव क्यों होती हैं? नंबर 1 रीज़न है जी ड्यू टू नॉन पोलैरिटी। ठीक है, यू कैन से दैट ड्यू टू इट्स नॉन पोलर नेचर। अब पोलर और नॉन पोलर का जो डिसीजन है वो हमें कैसे पता चलता है, ये कौन डिसाइड करता है? ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि हम उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं। पोलैरिटी बेसिकली होती है कि पोल्स का जनरेट करना। ठीक है, और पोल्स कब जनरेट होते हैं? जब हमारे पास जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पाया जाता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अच्छा खासा हो तो वो कंपाउंड जो है वो पोलर होगा, और अगर जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो ना होने के बराबर हो या ज़ीरो हो तो हम उसको क्या कहते हैं जी, नॉन पोलर। अब एग्जांपल में चूँकि हम हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोकार्बन्स मीन्स या तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन कार्बन चेन है। ठीक है, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लेते हैं। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1। जब इनको हमने इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखा मींस 2.5 माइनस 2.1, तो हमारे पास 0.4 डिफरेंस आया, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है।
ठीक है। तो जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है जी, नॉन पोलर है। सेकेंडली अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड भी देखें तो 2.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 होगा, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि एल्केन्स हमारे पास क्या है जी, नॉन पोलर। इसी वजह से हम कहते हैं कि चूंकि इनमें जी पोल्स ही नहीं है, तो कोई आयोनिक कंपाउंड या आयोनिक जैसे कि एसिड, अल्कलीज, बेस वगैरह जब इनको अप्रोच करती हैं, जो कि हमारे पास पोलर होते हैं, उन पे प्रॉपर जो है चार्जेस होते हैं, तो वो इसको अप्रोच करते हैं, तो इसमें चूंकि चार्जेस उस तरह जनरेट नहीं हो सकते, नॉन पोलैरिटी पाई जाती है, तो इसी वजह से अल्केन्स जो हैं वो लीस्ट रिएक्टिव होती हैं, वो रिएक्शन शो नहीं करते किन की तरफ, एसिड, अल्कलीज, और अगर हम बात करें जी इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, इनकी तरफ जो है वो, या ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट्स, इनकी तरफ जो है वो रिएक्शन शो नहीं करते, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट है जी इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड इनर्टनेस का पॉइंट मैंने आपको पहले भी बता चुका है। इनर्ट का मतलब होता है नो रिएक्शन, लीस्ट रिएक्शन, ठीक है। ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कहते हैं, दूसरी रीज़न है कि सिग्मा बॉन्ड चूँकि इनर्ट होता है। इनर्ट का क्या मतलब है, या यहाँ पे सिग्मा ये पॉइंट क्या एक्सप्लेन कर रहा है। सबसे पहली बात, चूँकि अल्केन्स में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, तो जिसकी वजह से सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड होंगे, और सिग्मा बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं किन में, दो न्यूक्लियाई के दरमियान। इस बात का क्या मतलब है, यानी कि ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, इन दोनों के न्यूक्लियाई के दरमियान जो होता है ये सिग्मा बॉन्ड होगा, और इन दोनों के दरमियान में वो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है, और वो टाइटली बाउंड होते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कंसीडर किया जाता है, वेरी स्टेबल होता है। इसको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, रिक्वायर हाई एनर्जी टू ब्रेक, और इसीलिए हम कहते हैं कि टेम्परेचर इसको हाई देंगे, ये कैटलिस्ट प्रोवाइड करेंगे, तब जाके ये रिएक्शन देंगे, अदरवाइज ये रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन में नहीं देते। इवन कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का अटैक है, सिग्मा बॉन्ड जो है उनको भी रिस्पॉन्स नहीं करते, ठीक है। अब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या है, यहाँ पे जस्ट जी हम नॉर्मल सी डिस्कशन करेंगे, नेक्स्ट आने वाले चैप्टर्स में इसको डिटेल से देखेंगे। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, अगर इसका वर्डली मीनिंग देखें तो इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रॉन, फाइल मीन लवर, इलेक्ट्रॉन लवर, ऐसी स्पीशीज जो कि इलेक्ट्रॉन को पसंद करती हैं, ठीक है। तो अब खुद देखें जो है हम मोस्टली जो है इलेक्ट्रॉन को पसंद क्यों किया जाता है, अगर हम बात करें उसकी रीज़न ये है क्योंकि उसके ऊपर इटसेल्फ पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी कि उसके ऊपर खुद पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए वो नेगेटिव स्पीशी या जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं उस स्पीशी को पसंद करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लवर, इटसेल्फ उनके ऊपर यानी कि अपने ऊपर उनके ऊपर प्लस चार्ज है, इसी वजह से उनको इलेक्ट्रॉन पसंद है या नेगेटिव स्पीशी पसंद है। तो एग्जांपल में है जी हमारे पास आर पॉजिटिव, ठीक है। मज़ीद चैप्टर्स जब आएंगे तो इसकी और भी एग्जांपल्स हैं, हम डिटेल मैकेनिज़्म के साथ देखेंगे, ठीक है। फ़िलहाल जो है इन्हीं एग्जांपल्स के साथ जो है आप लोग देखें, मज़ीद हम जो है वो नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है जी न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस, फाइल मीन लवर, न्यूक्लियस लवर, जो न्यूक्लियस मीन्स जो न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है ना, जो पॉजिटिव चार्ज को पसंद करते हैं। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि इट सेल्फ उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, अपने ऊपर उनके पास जो न्यूक्लियोफायर जो स्पीशीज़ हैं उनके अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसी वजह से वो न्यूक्लियस लेवर होते हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज को पसंद करते हैं, ठीक हो गया। एग्जाम्पल में है जी हमारे पास जितनी भी नेगेटिव स्पीशीज़ हैं वो सारी की सारी किस में आएंगे जी, इसमें न्यूक्लियोफाइल में। अच्छा जी, एग्जाम्पल में हमारे पास आयोडाइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है, जितनी भी नेगेटिव स्पीशीज़ हैं वो सारी की सारी न्यूक्लियोफाइल हों। ये तो थी रीजंस, ये दो रीज़न जिसकी वजह से एल्केन्स जो हैं वो लेस रिएक्टिव होती हैं।